हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड में। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक समझाता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊं। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन से। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, हम लोग घरों में अक्सर देखते हैं कि स्विच दबाते ही ढेर सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करने लग जाते हैं। जैसे आप स्विच दबाते हैं तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है, स्विच दबाते हैं तो फैन घूमने लग जाता है, स्विच दबाते ही एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, आयरन, इस तरह की बहुत सारी चीजें काम करने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आखिर काम कैसे करती है? तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से काम कर रही होती है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या, जो आखिर एक चीज इतने सारे चीजों को काम पे लगा देती है? यानी कि फैन को भी घुमा सकती है, बल्ब को भी ग्लो करा सकती है, और रेफ्रिजरेटर भी चला सकती है, आपके एयर कंडीशनर को भी चला सकती है, हीटर यानी कि आयरन वगैरह सबको भी गर्म कर सकती है। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये सारे काम कराने का क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में होता है, वो है एनर्जी में। तो डेफिनेटली कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। जैसे कि हम एक ह्यूमन जो हम लोग होते हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो किस चीज़ के दम पे? डेफिनेटली कहेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है और उसी एनर्जी के हेल्प से, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे कामों को कर पाते हैं। तो उसी तरह से कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें काम कर रहे होते हैं हमारे घरों में। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, और जैसे कि एनर्जी के बारे में हमें पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी ना तो बनता है ना तो तबाह होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि बस कन्वर्ट होता है। जैसे ही आप स्विच दबाते हो तो फैन घूमने लग जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि फैन को घुमाने में। अगर बल्ब ग्लो कर रहा होता है तो फिर से कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये एनर्जी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर किस तरह से मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि हम लोग यहाँ स्विच ऑन करते हैं और एक लंबे तार लगा के बहुत दूर तक में भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लगा के वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर ये किस तरह से फ्लो हो रहा होता है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी आता है वो आता कहाँ से है, इन सब के बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चार्ज को समझना। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो वही चार्ज जो शायद आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, जो चार्ज के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा था। क्लास 8 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने चार्ज का नाम सुना होगा। वहां पे आपने ये भी सुना होगा कि चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहां पर भी उसी चार्ज के बारे में आज अच्छे से बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो आपको सबसे पहले किसे समझना होगा? चार्ज को समझना होगा। और चार्ज के बारे में आपने क्या जान रखा है? कितने तरह के चार्ज होते हैं? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये 2 तरह के चार्ज के बारे में आपने सुना हुआ है। उस जहां पे आपने चार्ज के बारे में सुना था यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, वहां पर आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा। वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक सिल्क का कपड़ा लेते हैं, फिर एक ग्लास रॉड लेते हैं, और उस ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े में रब करते हैं यानी कि रगड़ रहे होते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ों में अपना अपना चार्ज आ जाता था। यानी कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता था और जो सिल्क का कपड़ा होता था उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता था। अब ये चार्जेस के आने की वजह से होता क्या था? तो दोस्तों, ये चार्जेस के आने की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता था। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला चीज होता था, यानी कि ग्लास रॉड जो होता था, वो किसी नेगेटिव चार्ज वाली चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था, और जो नेगेटिव चार्ज वाला चीज होता था वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था।
यानी कि कहीं ना कहीं चार्ज क्या कहेंगे, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स या फिर कहेंगे रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक खास टाइप का फोर्स वहां क्रिएट हो जाता है। जिस चीज में चार्ज आएगा उसमें कहेंगे कि एक खास टाइप का फोर्स आ जाएगा। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, यानी कि जिस चीज में पॉजिटिव चार्ज है अगर उसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को लाया जाए तो वो उसे रिपेल कर देगा, दूर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ऑपोजिट चार्जेस यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला चीज है उसके सामने अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज को ले आएंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये चार्ज आखिर प्रोड्यूस कहां से होता है? ये चार्ज आखिर आता कैसे है किसी चीज में? जैसे कि अभी मैंने बोला कि वो ग्लास रॉड में भी चार्ज आ गया, वो सिल्क क्लॉथ में भी चार्ज आया। तो ये चार्जेस आखिर आए कहां से? वो चार्ज आखिर हुए कैसे? वो बॉडीज कैसे चार्ज हो गए? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री की तरफ ले जाऊंगा और केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बताऊंगा एटम के बारे में। आप इससे भी थोड़े बहुत रूबरू हुए होंगे क्लास 9 में कि आखिर एटम क्या होता है। तो एटम को समझने से पहले ये बात जान लेना चाहिए कि दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब के सब किस चीज से बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। जितने लिविंग थिंग्स होते हैं यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स जितने होते हैं सब के सब छोटे छोटे एटम से बने हुए होते हैं। अब एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है? तो दोस्तों एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं। इसके चारों ओर क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं। तो ये आखिर ऑर्बिट्स में क्या होता है? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि आखिर ये चीजें क्या क्या थी। ये जो न्यूक्लियस था इसमें प्रोटॉन्स होता था और न्यूट्रॉन्स होता था, अगर आपको ठीक से याद आ रहा हो तो। और ये जो ऑर्बिट्स हैं इन सब में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स। तो कहेंगे कि ये किसी भी एक एटम में क्या क्या चीजें मौजूद होता है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन होता है और फिर न्यूट्रॉन होता है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक एटम में। ठीक है दोस्तों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये प्रोटॉन्स कैसे चार्ज के होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो यानी कि एटम में दोनों ही चार्ज मौजूद है। नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। और पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, किस रूप में? प्रोटॉन के रूप में। यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के रूप में मौजूद होते हैं किसी भी एटम में। अब जो बच गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक्चुअली कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता, ये न्यूट्रल होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के रहने से क्या ये एटम कोई चार्ज अपने पास भी रखेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ये एटम नेगेटिवली चार्ज्ड हो, या ये हो सकता है कि ये एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो? तो दोस्तों जब एटम फ्री फॉर्म में रहता है तो वो ना तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि ये ना ही इस पूरे एटम में नेगेटिव चार्ज होता है ना ही इस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह यह है दोस्तों कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अगर 10 इसमें नेगेटिव चार्ज है तो बोलेंगे 10 ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। और अगर जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है तो निश्चित ही कहेंगे कि उस पूरे एटम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर वही ऐसा हो रहा होता कि 15 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव होता तो फिर कहते कि ये पूरा का पूरा एटम कैसा चार्ज का हो जाता? नेगेटिव चार्ज का हो जाता। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते तो डेफिनेटली कहते ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना दोस्तों। लेकिन एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज का? नेगेटिव चार्ज का। प्रोटॉन्स कैसा चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का। तो कहेंगे कि ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ना तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कोई भी एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम अपने आप को सेफ किए होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस की मोटी दीवारें होती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने आप को एकदम से पूरी तरह से सेफ किए हुए रहता है। कहाँ पे? इस न्यूक्लियस के अंदर में। अब बच जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर मैंने ऑर्बिट बनाया है, हालांकि ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली इसे आप गोल समझ लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो ये ऑर्बिट्स में ये मूव कर रहे होते हैं इस तरह से, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सेकंड ऑर्बिट में भी, ये थर्ड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जिस तरह से आपने सोलर सिस्टम में देखा है कि बीच में सन होता है और उसके चारों ओर प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरह से एटम में भी होता है। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से घुस के बैठे होते हैं, दुब के बैठे होते हैं, और उसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, और जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात, एक जानकारी वाली बात, कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस कौन से चार्ज का होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, तो कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, अपनी ओर खींच के रखता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव चार्ज के और ये प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिव चार्ज के, तो ये इनका कहना होता है कि भाई किधर जाना मत, ये इसी वजह से इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो इस ऑर्बिट में जो पहला वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे भी अपनी ओर खींच के रखेगा, ये दूसरे वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे भी खींच के रखेगा, तीसरे वाले में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे भी खींच के रखेगा। तो यानी कि सारे के सारे ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको वो अपनी ओर खींच के रखेगा, यानी कि उसे कहीं जाने नहीं देगा। बट सबका एक अपना अपना फोर्स होता है ना। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि एक मैग्नेट यहाँ पर रख दीजिए और उसके सामने एक आयरन नेल रख दीजिए, आयरन की कांटी जिसको कहते हैं ना, वो आप उसके सामने रखेंगे तो जैसे ही उस नेल को इस मैग्नेट के सामने लाएंगे तो वो चिपक जाएगा, बड़ी आसानी से चिपक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसे आप दूर कर दोगे तो फिर कहेंगे कि वो नेल में ये मैग्नेट का उतना असर नहीं हो रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक पावर थोड़ा कम हो जा रहा है जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं उसको, क्योंकि इस मैग्नेट का अपना कुछ दूर तक ही पावर काम कर रहा होता है, दूर जाने के बाद उसका पावर उतना काम नहीं कर रहा होता है। सेम टू सेम वैसा ही ये जो प्रोटॉन होता है, ये कुछ दूर तक के ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रख पाता है अच्छे से। हालांकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको वो अट्रैक्ट करेगा, बट जितना वो फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना सेकेंड वाले को नहीं करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स किसके साथ होगा? फर्स्ट ऑर्बिट वाले के साथ, उससे थोड़ा सा कम सेकंड वाले के साथ, और उससे और थोड़ा सा कम थर्ड वाले के साथ। ये चीजें होप आपको पहले से क्लियर होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो मेरे ख्याल से अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजों को बताने का मेरा एक ही मतलब था कि जो एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े ही वीकली बॉन्डेड होते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। ये न्यूक्लियस के साथ बड़े ही कमजोर फील कर रहे होते हैं फोर्स को, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते कभी भी शायद निकल के हम बाहर निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि उस पे ये प्रोटॉन उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है, अपनी ओर खींच के नहीं रख पाता है। हालांकि इतनी आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी वीकली बॉन्डेड होते हैं इस प्रोटॉन के साथ। ठीक है दोस्तों, और वो वीकली बॉन्डेड होने की वजह से जैसे ही किसी चीज को किसी दूसरे में रब करते हैं या किसी तरह से वो किसी कांटेक्ट में आता है, तो कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर इसी की बात करें तो इसमें भी एटम्स होंगे ना, और एटम्स होंगे तो डेफिनेटली उस एटम के चारों ओर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? जब किसी के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं।
कि अब जब भी ट्रांसफर होगा तो क्या चीज होगा ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कभी भी नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस में आराम से घुस के बैठा होता है और उसका जो वॉल होता है न्यूक्लियस का काफी स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जब भी ट्रांसफर वगैरह कुछ हो रहा होता है वो किस चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे में रब करेंगे तो सबसे ऊपर में कौन मिलेगा? इधर में इलेक्ट्रॉन, इधर में इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे में रब होता है। जैसे अगर दो राजा लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कौन जाके मर रहा होता है? तो डेफिनेटली कहेंगे कि राजा लोग के सबसे आगे में कौन खड़े होते हैं? तो सिपाही लोग। तो वो सिपाही सबसे पहले जाके एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। राजा लोग तो सबसे बाद में जाते हैं और अपना जौहर दिखाने शुरू करते हैं। तो वैसे ही जब एटम किसी दूसरे एटम से टकराएगा तो सबसे पहले क्या चीज होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। तो वही मैं अभी कह रहा था, जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कांटेक्ट में आएगा या किसी तरह से भी अगर रब होगा तो क्या कहेंगे कि किसी एक का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 है मान लिए, तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी क्या होंगे? 10 होंगे। अब इस एटम में माना कि इलेक्ट्रॉन 15 है, प्रोटॉन भी 15 होगा। मैंने बोला ही है जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी होता है। अब सपोज दैट कि ये इसके साथ रब होगा तो इससे ट्रांसफर क्या चीज होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यहां पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है तो इसके पास कितना बचेगा? इस 10 में अगर 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास ऑलरेडी 15 था, 2 और आ गए, कितने हो गए भाई? 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। ये चीजें समझ में आई? अब यहां पे अच्छे से देखिएगा, पहले जब ये इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ था उस समय इस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल था, और जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है जब तक उससे किसी तरह का ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा होता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया तो कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसमें ज्यादा क्या हो गया भाई? तो इसमें ज्यादा हो गया प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया इसका मतलब कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो कहेंगे कि इस एटम में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। और इस एटम के साथ हुआ क्या? जस्ट ऑपोजिट। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर करके रखा था, यानी कि ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब बढ़ के 15 से 17 हो गया। और यहाँ मैंने 12 लिख दिया था गलती से, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी होगा, तो डेफिनेटली यहाँ ये 15 ही होना चाहिए था, बाय मिस्टेक मेरे से 12 लिखा गया था। तो मैं क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अभी 15 से बढ़ के 17 हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितना रह गया? 15 रह गया। तो कहेंगे कि इस एटम में क्या चीज ज्यादा हो गया? तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये चार्ज फॉर्म हो रहा होता है। इस तरह से किसी भी बॉडी में चार्ज आ रहा होता है। जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है या रब होता है तो चार्जेस के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो और चार्जेस के ट्रांसफर होने की वजह से ही सेपरेटली हर एक बॉडी में एक स्पेशल चार्ज आता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो उसमें वो कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये चार्जेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं और इस तरह से किसी भी बॉडी में चार्ज आता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये चार्जेस क्या होते हैं और किस तरह से किसी भी बॉडी में अक्वायर कर रहे होते हैं, किसी भी बॉडी में ये चार्जेस किस तरह से आ रहे होते हैं। तो आखिर ये चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता कैसे है, ये चार्जेस से कैसे एनर्जी फॉर्म हो जाता है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इस चार्ज के बारे में अच्छे से समझ लिए। तो चार्ज को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है?
कूलॉम। ये बी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसे साइलेंट रख देते हैं, एक्चुअली इसे पढ़ते हैं कूलॉम, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है दोस्तों, ये इसका एसआई यूनिट हो गया, चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम। कूलॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग कूलॉम पढ़ेंगे, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस आते होंगे या फिर एक प्रोटॉन में कितने चार्जेस आते होंगे, तो दोस्तों ये एक फिक्स डेटा है, इसे आपको याद रख लेना है। और वो है अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यहां पर माइनस का साइन देंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन होगा। और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो सेम टू सेम होगा। लेकिन यहां पर चार्ज कैसा रहेगा, इसमें पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में चार्ज और किसी भी प्रोटॉन में प्रेजेंट चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी आपने जाना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था, वो होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यानी कि उसे लिख सकता हूं E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। वहां पे नेगेटिव साइन मैंने दिया था, यहां पर नेगेटिव साइन अगर नहीं भी देंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए कि अगर इस पूरे को मैं कहूं तो ये क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना पड़े तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़े तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज निकालना है तो जितने इलेक्ट्रॉन का निकालना है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। तो फॉर्मूला यहां से बन जाएगा आपका, देखिए तो कि चार्ज इक्वल्स टू, टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, n इंटू ई, जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बोला जो कि जितना इलेक्ट्रॉन का मुझे चार्ज निकालना है उससे अगर इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ई क्या है भाई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो निकल जाएगा मेरा टोटल चार्ज। तो और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, याद रख लीजिएगा, कैपिटल Q से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है, जो कि अभी अभी मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अभी मैं करके दिखा देता हूं, मान लेते हैं चार्ज हमें निकालना है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज इक्वल यानी कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये टोटल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना होगा ये कूलॉम हो जाएगा, ये टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो होप आपको चार्ज से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट के वीडियो में जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये चार्जेस फ्लो करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये पूरे टॉपिक में कहीं पे भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताएं, या यदि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वो भी आप हमें कमेंट पे लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा लगा होगा कि नहीं ये शायद बेनिफिशियल है और अपने दोस्तों के लिए भी हो सकता है, तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से अगले टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।